हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हम माइकोलॉजी स्टार्ट किए थे और माइकोलॉजी में हमने क्यूटेनियस और सब क्यूटेनियस सुपरफिशियल माइकोसिस के बारे में डिटेल से जानकारी ले लिए थे। आज का ये लेक्चर है सिस्टमिक माइकोसिस के बारे में। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने सब क्यूटेनियस जितनी भी माइकोसिस होते हैं उन सभी को हमने फिनिश किया था। ठीक है, तो रिमेनिंग यहाँ पर बचा था, हमने जैसे कि आपसे प्रॉमिस किया था कि सिस्टमिक माइकोसिस के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिस्टमिक माइकोसिस हैं। ठीक है, और प्रीवियस लेक्चर में अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिए और अपना नोट्स को प्रिपेयर करिए। क्लियर। सिस्टमिक माइकोसिस के अंतर्गत यहाँ पर बताया गया, एक्चुअल में अगर इसके हम पहले क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर जब माइकोसिस को क्लासिफिकेशन बताया गया था, सुपरफिशियल माइकोसिस, क्यूटेनियस माइकोसिस, सब क्यूटेनियस माइकोसिस, देन सिस्टमिक माइकोसिस। ठीक है, तो यहाँ पर तीन जितने भी माइकोसिस हैं इन सभी को हम डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। जितने भी टाइप्स के यहाँ पर प्रेजेंट है सभी को हम डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। रिमेनिंग यहाँ पर बचा था सिस्टमिक माइकोसिस, और सिस्टमिक माइकोसिस के अंतर्गत ये सभी माइकोसिस आते हैं। तो इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें एग्जांपल इसका देख लेते हैं। क्रिप्टोकोकोसिस आता है। ठीक है, सेकंड है हिस्टोप्लाज्मोसिस, थर्ड है कोक्सीडियोआइडो माइकोसिस, फोर है ब्लास्टोमाइकोसिस, फिफ्थ है पैराकोक्सीडियोआइडोमाइकोसिस। ठीक है, दो तीन बार इन टर्म को आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका देखेंगे हम इंट्रोडक्शन। क्लियर। इंट्रोडक्शन में ये देखेंगे कि जो सिस्टमिक माइकोसिस है तो इससे आप क्या समझ रहे हैं कि सिस्टमिक का मतलब क्या है। सिस्टमिक मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि डायरेक्ट ये क्या हो रहा है, अपने बॉडी में किसी न किसी एक पार्टिकुलर सिस्टम में ये इन्वॉल्व होकर के इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, ठीक है, कि क्यूटेनियस या कि सब क्यूटेनियस सुपरफिशियल वो आपके स्किन में ही इन्फेक्शन कॉज कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी अगर हम बात करेंगे सिस्टमिक की, तो ये डायरेक्ट किसी न किसी एक सिस्टम पर ही इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, मतलब कि अपने बॉडी में जितने भी सिस्टम प्रेजेंट होते हैं तो पार्टिकुलर एक सिस्टम को ही ये पूरा इफेक्ट कर देगा। इसलिए यहाँ पर इसको सिस्टमिक माइकोसिस को बताया गया है। सिस्टमिक माइकोसिस रिफर टू द डीप या कि डिससेमिनेटेड फंगल इन्फेक्शन। इसको ये बताया गया है कि डीप माइकोसिस या कि डिससेमिनेटेड फंगल इन्फेक्शन। अब यहाँ पर एक नया शब्द आया है डिससेमिनेटेड। डिससेमिनेटेड का मतलब क्या होता है कि टू स्प्रेड। ठीक है, मतलब कि हमारे बॉडी में कोई भी फंगस अगर एंट्री कर रहा है और वो वन प्लेस से अनदर अदर या टिश्यू प्लेस में जा करके स्प्रेड हो जाए, डिससेमिनेट हो जाए, उसी को बोला जाता है डिससेमिनेटेड इन्फेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये फंगस होता है सिस्टमिक माइकोसिस, ये डिससेमिनेटेड के रूप में इन्फेक्शन कॉज करता है। नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द सुपरफिशियल एरिया, मतलब कि सुपरफिशियल एरिया में किसी प्रकार का इन्फेक्शन कॉज नहीं करता है। मोस्ट ऑफ द कॉस्टिव फंजाई आर द सोयल सेप्रोफाइट्स। जितने भी यहाँ पर सिस्टमिक माइकोसिस के अंतर्गत फंजाई होती हैं, ऑलमोस्ट कैसे होती हैं, सोयल सेप्रोफाइट्स होती हैं। ठीक है, सोयल सेप्रोफाइट्स का मतलब है कि सोयल डिकेइंग मटेरियल, सड़े गड़े पदार्थ में प्रेजेंट होकर के अपनी ग्रोथ को सर्वाइव करती हैं। ठीक है, may be cause the asymptomatic infection और इवन द फैटल डिजीज। हालांकि यहाँ पर ये बता रहा है कि इनका जो इन्फेक्शन होता है बॉडी में तो एसिम्टोमेटिक तरीके से होता है। एसिम्टोमेटिक तरीके से मतलब यहाँ पर है कि इन्फेक्शन तो आपके बॉडी में हो जाएगा लेकिन साइन और सिम्टम्स अपीयर नहीं होगा, उसको बोला जाता है एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन। अगर यहाँ पर इसका इन्फेक्शन अपने बॉडी में अपीयर हो रहा है, देखने को मिल रहा है, तो ये फैटल आपको देखने को मिलेगा। ठीक ना, मतलब कि फैटल डिजीज कॉज करेगा। अब यहाँ पर सिस्टमिक माइकोसिस के अंतर्गत कौन कौन से फंगस को क्लासिफाइड करके रखा गया है इसको समझ लेते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। ठीक है ना, ये पूरा फंगस का ही नाम है। सेकंड है ब्लास्टोमाइस डर्मेटाइटिस। ठीक है, थर्ड है कोक्सीडियोआइडिस इमिटिस। फोर है पैराकोक्सीडियोआइडिस ब्रेजिलेंसिस।
ठीक है, थोड़ी सी टर्म अटपटा टाइप है, बट 2-4 बार आप तेजी से पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में चला जाएगा। फिफ्थ है क्रिप्टोकोकोसिस स्पीसीज, मतलब जितने भी स्पीसीज है सभी इसके अंतर्गत। तो यहाँ पर जो 5 फंगस बताया गया है सिस्टमिक माइकोसिस के अंतर्गत, इन्हीं को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। लेकिन आज इस लेक्चर में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम के बारे में। ठीक है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। देन रिमेनिंग जो टॉपिक बचेगा उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश करेंगे। क्लियर? तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि हम एक्चुअल में पढ़ाने क्या जा रहे हैं और पढ़ने क्या जा रहे हैं। क्लियर? हिस्टोप्लाज्मा का समझेंगे। यहाँ पर एक शब्द को आपको क्लियर करेंगे कि यहाँ पर लास्ट में लगा हुआ है SIS है। SIS जहाँ पर लिखा रहेगा तो डायरेक्ट ये किसकी बात कर रहा है, कहीं ना कहीं ये डिजीज की बात कर रहा है। मतलब कि हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम ये इसका फंगस का नाम होगा जो कॉजेटिव एजेंट है, और जो डिजीज कोज कर रहा है उसको बोला जाता है हिस्टोप्लाज्मोसिस। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री समझ लेती हैं कि सबसे पहले इसको रिपोर्टेड किया गया था एक साइंटिस्ट के द्वारा जिनका नाम है सैमुअल डार्लिंग। ठीक ना, और कब रिपोर्टेड किया गया था, 1905 में। ठीक है, 1905 में इसको सबसे पहले रिपोर्टेड करके बताया गया था कि ये एक तरह का जो हिस्टोप्लाज्मा है, तो जो डिजीज कोज कर रहा है हिस्टोप्लाज्मोसिस, इसलिए इसका नाम पड़ गया था यहाँ पर डार्लिंग डिजीज है। ठीक ना, तो कभी कभार क्वेश्चन पूछ देगा कि विच इज आल्सो नोन एज द डार्लिंग डिजीज है, तो आपको याद होना चाहिए कि हिस्टोप्लाज्मोसिस को ही हम डार्लिंग डिजीज कहते हैं। ठीक है, कोस्टिव एजेंट की बात करेंगे यहाँ पर, तो हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम ये फंगस का नाम होता है, और जो प्रेजेंट होता है डायमार्फिक फंगस के रूप में अपीयर होता है, डायमार्फिक फंगस के रूप में अपनी मार्फोलॉजी को शो करता है। अब यहाँ पर थोड़ी सी इसका डिफरेंशिएशन समझ लेते हैं कि एक्चुअल में जो ये हिस्टोप्लाज्मा फंगस है, तो ये दो तरीके से डिफरेंशिएट करके बताया गया है। मतलब कि दो तरीके से डिफरेंशिएट करके इसको पढ़ा जाता है। कैसे, ये चीज को समझिए कि हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम इज द डिफरेंशिएटेड इनटू द टू वैरायटीज। ये वैरायटीज का नाम याद रखिएगा क्योंकि ये यहाँ पर मेंशन किया गया, ये टू वैरायटीज में इसको रखा गया है। फर्स्ट यहाँ पर है हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम बर कैप्सुलेटम। ठीक है, ये पूरा इसका नाम है। ठीक है, ये चीज को याद रखिए, ये हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम बर्क कैप्सुलेटम। बर्क मतलब यहाँ पर क्या बता रहा है, वैरायटीज है, जो कि ये क्लासिकल हिस्टोप्लाज्मोसिस कॉज करने का काम करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ देगा कि क्लासिकल हिस्टोप्लाज्मोसिस किस हिस्टोप्लाज्मा के द्वारा होती है, तो हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम के द्वारा होती है। सेकंड है हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम बर डिवोसी। ठीक ना, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम बर डिवोसी, जो कि ये अमेरिकन हिस्टोप्लाज्मोसिस कॉज करने का काम करता है। क्लियर? अब यहाँ पर थोड़ी सी और इसका इंट्रोडक्शन समझिए कि जब ये हमारे बॉडी में इन्फेक्शन कोज करता है तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सिस्टम इन्वॉल्व होता है। अभी हमने बताया क्योंकि ये सिस्टमिक माइकोसिस है तो कहीं ना कहीं सिस्टम इन्वॉल्व हो गए। तो प्राइमरली डिजीज ऑफ द रेटिकुलो इंडोथेलियल सिस्टम अपने बॉडी में प्रेजेंट होता है एक RES, मतलब कि रेटिकुलो इंडोथेलियल सिस्टम। तो ये प्राइमरली डिजीज वहां पर ही कोज करता है, और रेटिकुलो इंडोथेलियल में स्पेशली जो मैक्रोफेजेस सेल्स होती है वो इन्वॉल्व होती है इसके रिगार्डिंग में। ठीक है, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम इज द इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। अब यहाँ पर एक नया शब्द आया होगा, इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स क्यों यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन कोज करता है, जैसे यहाँ पर देखें ये सेल्स हैं और सेल्स के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है ना, और न्यूक्लियस की चारों तरफ क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म। तो जो इन्फेक्शन ये कोज कर रहा है तो सेल्स के अंदर ही अपना एक मल्टीप्लिकेशन इन्फेक्शन कोज करेगा, इसलिए इसको बताया गया है कि ये इंट्रासेलुलर डिजीज कोज करने का काम करता है। ठीक है, डिजीज इज द वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इसकी जो बीमारी होती है पूरे संसार में फैली हुई होती है, लेकिन मोस्ट कॉमन अगर देखने को मिलती है तो USA में मिलती है, जो यूनाइटेड स्टेट है। ठीक है, तो वहां पर देखने को मिलती है इसके डिजीज, लेकिन इन्फेक्शन ऑलमोस्ट ये हर जगह स्प्रेड होता है। क्लियर, इतना आप समझ गए। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन समझिए कि किस तरीके से अपने बॉडी में एंट्री मार रहा है। ठीक है, किस तरीके से इन्फेक्शन अपने बॉडी में प्रेजेंट हो रहा है इसका। तो फंगस इज द प्रेजेंट इन द सोयल इनरिच्ड, अभी हमने बताया क्योंकि सोयल से प्रोफाइल्स होती हैं, तो सोयल इनरिच्ड, इनरिच्ड का मतलब होता है कि जहां पर सबसे ज्यादा इसको न्यूट्रिशन मिलेगा, और कहां पर मिलेगा, स्क्रेटा ऑफ द बर्ड्स इन बैट्स से, जो बैट्स और स्क्रेटा होते हैं। ठीक ना, मतलब वर्ड्स
कहाँ है, स्क्रेटा। स्क्रेटा का मतलब होता है मल मूत्र जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पर सबसे ज्यादा ये सरवाइव करेगा, और उस दौरान फिर जब आप वहां पर से गुजरेंगे या कि उसके कांटेक्ट में आएंगे, तो उसके जो स्पोर्स होंगे, किसके, फंगस के, जो हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम के स्पोर्स होंगे, वो इनहेलेशन के थ्रू, मतलब कि एयर के थ्रू आपके बॉडी में रिस्पायरेटरी रूट के थ्रू एंट्री करेंगे और उससे आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। जैसे आप इस इमेज से समझ सकते हैं कि बता रहा है कि हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम के स्पोर्स है, ये यहाँ पर प्रेजेंट है एयर में। जैसे आप वहां से एंट्री करेंगे, उसके कांटेक्ट में आएंगे, तो इनहेलेशन के थ्रू रिस्पायरेटरी रूट से होते हुए आपके लंग्स में पहुंचेंगे और लंग्स में ये इन्फेक्शन कोज कर देती है। अब जब ये लंग्स में पहुंच गए, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, जब लंग्स में ये पहुंच गए, तो अब किस तरीके से ये डिजीज उत्पन्न करें, किस तरीके से अपना पैथोजेनेसिस को अपीयर कर रहे हैं, ये चीज को समझते हैं, ठीक है। द लार्ज मेजोरिटी ऑफ द इन्फेक्शन आर द एसिम्टोमेटिक। जितने भी इसके अगर इन्फेक्शन होगा तो वो एसिम्टोमेटिक रहेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग है, जिसको हम बोलते हैं इम्यूनो कम्पिटेंट पर्सन, ठीक ना। एक होता है इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पर्सन और एक होता है इम्यूनो कम्पिटेंट पर्सन। तो अगर जिसको हम इम्यूनो कम्पिटेंट पर्सन बोलेंगे तो दैट इज क्या इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, ठीक है ना, उसकी इम्यूनिटी बढ़ रही। और इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड जहां पर लग जाएगा, दैट मीन्स कि उसकी कहीं ना कहीं इम्यूनिटी वीक हो रही है, ठीक है। तो लगभग इसका एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन देखने को मिलता है। सम इंडिविजुअल्स हु डेवलप द पल्मोनरी डिजीज, लेकिन कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक है, तो उसमें एक तरह का डिजीज उत्पन्न होती है जिसको हम पल्मोनरी डिजीज कहते हैं, या कि इसी का नाम होता है पल्मोनरी हिस्टोप्लाज्मोसिस। पल्मोनरी के दैट मीन्स क्या है, लंग्स है, तो ये लंग्स में डायरेक्ट इन्फेक्शन कर रहा है, इसलिए इसको पल्मोनरी हिस्टोप्लाज्मोसिस कहा गया। और इसका जो इन्फेक्शन होता है रिसेंबल टू द ट्यूबरकुलोसिस, जिस तरीके से टीबी का है लंग्स में इन्फेक्शन कॉज होता है, उसी तरीके से हिस्टोप्लाज्मोसिस या हिस्टोप्लाज्मा का इन्फेक्शन भी लंग्स में अपीयर होने लगता है, ठीक है। अब धीरे धीरे अगर ये उस एरिया में इन्फेक्शन किया गया है तो ये लोकलाइज्ड इन्फेक्शन हो जाए, लेकिन ये लोकलाइज्ड इन्फेक्शन नहीं कोज करता, धीरे धीरे ये डिससेमिनेटेड होने लगता है। डिससेमिनेटेड का मतलब क्या है, फैलने लगता है अपने बॉडी में ब्लड स्ट्रीम के जरिए से। द डिससेमिनेटेड द हिस्टोप्लाज्मोसिस डेवलप ओनली इन द माइनॉरिटी ऑफ द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल हु हैव द वीकेंड द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। मतलब कि जैसे ये आगे धीरे धीरे अपना इन्फेक्शन को होल बॉडी में स्प्रेड करने लगेगा, तो ये सेल्स को पकड़ेगा और ये इन्फेक्शन कोज कर रहा है कैसे, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के रूप, मतलब कि इंट्रासेलुलर। तो ये डायरेक्ट किस इम्यूनिटी को पकड़ेगा, सेल मेडिएटेड सीएमआई को पकड़ेगा, और सीएमआई को ही वीक कर देगा, जिसके कारण बॉडी में इसका इन्फेक्शन देखने को मिलने लगेगा। अनट्रीटेड द एचआईवी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, अगर जो एचआईवी से इन्फेक्टेड पर्सन है, इंडिविजुअल है, व्यक्ति है, तो उसका अनट्रीटेड किया जा रहा है, मतलब प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है, उसमें भी एज अ अपॉर्चुनिटी के रूप में ये इन्फेक्शन कोज करेगा, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम रिजल्ट इन द lymph adenopathy, lymph adenopathy, hepatosplenomegaly, fevers, anemia and high grade fertility। मतलब अगर यहाँ पर रेटिकुलो इंडोथेलियल सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है, इन्वॉल्व होता ही है, तो उस दौरान पर लिम्फ एडिनोपैथी, मतलब कि जगह जगह आपके लिम्फ नोड के स्वेलिंग देखने को मिलेगी, साथ में लीवर और स्प्लीन दोनों में आपको जो है इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, फीवर रहेगी, एनीमिया की कंडीशन हो जाएगी और हाई रेट फर्टिलिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर यहाँ पर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो रहा, ये तो प्राइमरी इन्फेक्शन में पूरा ये इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। अगर यहाँ पर सेकेंडरी पल्मोनरी इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस दौरान पर ग्रेनुलोमाइटस एंड अल्सरेटिव लेजन्स में डेवलप इन द स्किन और ओरल म्यूकोसा, ठीक ना। मतलब कि अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन आपके बॉडी में हो रहा है, ठीक है, तो उस दौरान में ग्रेनुलोमाइटस अल्सरेटिव लेजन्स देखने को मिलेगा, साथ में स्किन और ओरल म्यूकोसा में आपको जो है इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, जिसको हम सब क्या, सॉरी, म्यूकोक्यूटेनियस हिस्टोप्लाज्मोसिस कहते हैं। मतलब जहां पर इन्फेक्शन हो रहा है वहां से ही इसका नाम को कोरिलेट किया गया। जैसे यहाँ पर देखिए लंग्स में किया तो इसको हम पल्मोनरी हिस्टोप्लाज्मोसिस कह रहे हैं,
ये म्यूकस में किया तो म्यूकोक्यूटेनियस हिस्टोप्लाज्मोसिस कह रहे हैं। अफ्रीकन पर्सन में कर रहा तो वहां पर अफ्रीकन हिस्टोप्लाज्मोसिस कह रहे हैं। ठीक है, जहां पर ये इन्फेक्शन अपना अपीयर कर रहा वहां पर इसका नाम दिया जा रहा। होप सो आपको पैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल फीचर्स समझ में आ गया होगा। आगे समझते हैं यहाँ पर लेबोरेटरी डायग्नोसिस। अब आपके बॉडी में इसका इन्फेक्शन हो गया तो अब इसको आप डायग्नोस कैसे करेंगे? तो डायग्नोस करने के लिए आपको जरूरत होगी स्पेसिमेन की, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर सिंपल क्या क्या ले सकते हैं डायग्नोस करने के लिए? पल्मोनरी इन्फेक्शन हुआ तो उस दौरान पर आप बेस्ट सिंपल मानेंगे यहाँ पर स्पूटम को, ठीक है ना। अगर आपके ठीक है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम को इन्फेक्ट कर दिया है तो बोन मैरो एस्पायरेट कर सकते हैं। ब्लड में अगर स्प्रेड हुआ है, हिमेटोजिनस की कंडीशन हुई है तो पेरीफिलर आप स्मीयर तैयार करेंगे ब्लड लेकर के, ठीक है। या कि स्किन वगैरह में अल्सर हुआ है तो उस दौरान पर आप स्क्रैपिंग कर सकते हैं डर्मल या कि म्यूकोसन अल्सर को। साथ में अगर ये लिम्फ एडिनोपैथी की कंडीशन हुई है, लिम्फ नोड में स्प्रेड हुआ तो आप लिम्फ नोड को एस्पायरेट करके ले सकते हैं। साथ में अगर यहाँ पर अदर जगह भी इन्फेक्शन किया गया है तो वहां से आप बायोप्सी या कि लिम्फ नोड को एस्पायरेट करके भी देख सकती हैं। अब आपके पास सिंपल आ गया तो अब यहाँ पर क्या करेंगे आप? डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी। जब डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करेंगे, चाहे आप स्पूटम पस लीजिए, उसको आप एक स्मीयर तैयार करेंगे, नीडेड क्लीन माइक्रोस्कोपी स्लाइड लेकर स्मीयर तैयार करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद आप जिम्सा या कि राइट स्टेन करिए, ठीक है ना। दो में से कोई आप एक स्टेन यूज करिए। आप स्टेन करने के बाद देन आप माइक्रोस्कोपी करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से माइक्रोस्कोप में नजर आएंगे, ठीक है। ये पूरा क्या है? सेल्स हैं। और ये सेल्स जो है तो स्पेशली जिस सेल्स के अंदर ये अपीयर होता दिखाई देता है वो मैक्रोफेजेस या कि मोनोसाइट्स के अंतर्गत ही दिखाई देता है। दो सेल्स के अंतर्गत ये सबसे ज्यादा आपको दिखाई देगा। तो ये पूरी सेल्स हैं, ठीक है। और सेल्स में आपको जो है इस तरीके से ईस्ट सेल्स नजर आएंगी और साथ में आपको ये न्यूक्लियस रहेगा। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं ये पूरी सेल्स हैं और सेल्स के अंदर आपको ये हॉलो या कि तह दिखाई देगा। ये पूरा पार्ट्स कैसा रहता है? होलो एरिया रहता है, ठीक है। और इसी होलो एरिया में ये ईस्ट प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ पर देखिए कि माइक्रोस्कोपी जब आप करेंगे, ठीक है, तो उस दौरान पर आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। जब आप माइक्रोस्कोपी करेंगे तो यहाँ पर देखिए कि कैप्सुलेटम एपियर, ठीक है, यहाँ बता रहा है कि जो हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम है एपियर हो रहा है अंदर स्मॉल ओवल ईस्ट सेल्स हैं, ठीक ना। स्मॉल या ओवल ईस्ट सेल्स के रूप में दिखाई देगा और साथ में 2 से 4 माइक्रोमीटर इन डायमीटर रहेगा, पैक्ड विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द माइक्रोफेजेस एंड मोनोसाइट्स। मतलब मोनोसाइट्स के अंतर्गत प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में भी इसकी ओवल बॉडीज ईस्ट सेल्स के रूप में दिखाई देगी, ठीक है। इतना आप इनको समझ गए। आगे यहाँ पर और समझिए क्या कह रहा है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग में कि आप इसको कल्चरिंग करिए, ठीक है। जब कल्चर करेंगे तो उस दौरान पर आप क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर कि इसके लिए अगर सॉरी जब आप इसकी कल्चरिंग करेंगे तो गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड मानी जाती है फंगस के रिगार्डिंग में कल्चर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो मोस्ट कॉमन कल्चर मीडिया यूज किया जाता है एज वी ऑल नो एसडीए यूज किया जाता है, ठीक है। आप एसडीए यूज करिए या कि आप इसको स्पेशल तरीके से, ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है कि अगर स्पेशल तरीके से इसको आप पार्टिकुलर फंगस को ग्रोथ करके देखना है तो उस दौरान पर आप बीएचआई अगार यूज कर सकते हैं, जिसको हम ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। जब ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन अगर आप यूज करेंगे तो इसमें एक एक्सेप्शन बताया गया है कि इसके लिए 2 एंटीबायोटिक यूज की जाती हैं, ठीक है। फर्स्ट होती है साइक्लोहेक्सामाइड और सेकंड होती है क्लोरामफेनिकोल। अब यहाँ पर ये 2 एंटीबायोटिक क्यों यूज की गई है? क्योंकि अगर आपके पास मिक्स सैंपल आया है, ठीक है, अगर प्लाज्मा को आपको डिटेक्ट करना है तो मिक्स सैंपल आ गया, जैसे म्यूकोसा है, म्यूकोसा में तो बहुत सारा इन्फेक्शन हो सकता है, तो उस दौरान पर आप बीएचआई अगर यूज करिए तो ये जो 2 ड्रग होंगी तो जो अदर स्पेसीमेन में प्रेजेंट होंगी, चाहे बैक्टीरिया हो या कि फंगाई, उसको इनहिबिट कर देगा और पार्टिकुलर हिस्टोप्लाज्मा को ग्रोथ कराएगा। अब जैसे ही आप ग्रोथ करेंगे तो 37 डिग्री का टेम्परेचर देंगे, इनएक्टिवेट करके इंक्यूबेट कर देंगे तो, ठीक है, तो ईस्ट फेज जो होता है फॉर्म होगा 37 डिग्री सेल्सियस में। अगर इसको आप 25 डिग्री का टेम्परेचर दे रहे हैं तो उस दौरान पर आपको कार्टोनी माइसीलियल ग्रोथ नजर आएगी जो कि 8 से 20 माइक्रोमीटर रहेगी। कुछ इस तरीके से आपको कॉटनी
माइसीलियन नजर आएगी, साथ में थिक वॉल रहेगी, स्फेरिकल स्पोर्स रहेंगे और ट्यूबरकली या कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखेंगे। कुछ इस इमेज से आप समझ सकती हैं, ठीक है, कि इस तरीके से जो आपको प्रोजेक्शन नजर आ रहे हैं इसी को बोला जाता है ट्यूबरकली, ठीक है, या किसको भी बोला जाता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। क्लियर। और साथ में इसमें आपको जो होता है सेप्टेड हाइफी भी नजर आएंगी। क्लियर, इतना आप इसके बारे में समझ गए। नेक्स्ट इसके लिए आप सेरोलॉजिकल टेस्ट भी कर सकते हैं, जिसमें से लैटेक्स एग्लूटिनेशन, प्रिसिपिटेशन और सीएफटी कंप्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट भी करके देख सकती हैं। जब आप इसको देखेंगे तो आपको जब इसका पॉजिटिव रिजल्ट कब देखने को मिलेगा, आफ्टर द 2 वीक्स इन्फेक्शन, मतलब कि 2 वीक्स इन्फेक्शन अगर कंप्लीट हो गया होगा तभी जाकर के ये पॉजिटिव नजर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको आप पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तो मोर देन 1:8 का टाइटर आप कंप्लीट करेंगे तब जाकर के ये पॉजिटिव नजर आएगा, या कि आपका लेस देन या कि मोर देन 1:23 का है तो उस टाइम पे आप सजेस्ट कर सकते हैं कि हिस्टोप्लाज्मोसिस का इन्फेक्शन आपके बॉडी में अपीयर हो रहा है या कि एक्टिव हो रहा है। आप पार्टिकुलर उसको पॉजिटिव नहीं दे सकते हैं, ठीक है। एंटीजन भी डिटेक्ट कर सकते हैं जब आप इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पर्सन होगा, मतलब कि उसकी इम्यूनिटी वीक होगी तो उसके अंदर एंटीबॉडी जनरेट हो गई होगी, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो गया होगा, तो उस दौरान पर आप एंटीजन भी डिटेक्ट कर सकते हैं। एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए आप सीरम या कि यूरिन स्पेसिमेन ले सकते हैं, क्योंकि यूरिन से भी पास आउट होता रहता है। क्लियर। इसके लिए एक और टेस्ट माना जाता है, इसको याद रखिएगा, दैट इज हिस्टोप्लाज्मिन स्किन टेस्ट है, शॉर्ट में इसको बोला जाता है HST, ठीक है, हिस्टोप्लाज्मिन स्किन टेस्ट। जिस तरीके से ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट किया जाता है ट्यूबरकुलोसिस को डिटेक्ट करने के लिए, दैट इज मोन्टेस टेस्ट, उसी तरीके हिस्टोप्लाज्मोसिस स्किन टेस्ट भी किया जाता है। इसमें क्या होता है कि डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखी जाती है, ठीक है ना, सिमिलर टू द ट्यूबरकुलिन टेस्ट बट एंटीजन यूज्ड इन द हिस्टोप्लाज्मिन, ठीक है, सिमिलर रहेगा ट्यूबरकुलिन टेस्ट के तरह ही, लेकिन इसमें आपको एंटीजन क्या यूज करना है, हिस्टोप्लाज्मिन। ये एंटीजन को प्रिपेयर कैसे करते हैं ये चीज को समझिए कि हिस्टोप्लाज्मिन इज ए कल्चर फिल्टर इन द एंटीजन माइसीलियन फेज, मतलब कि माइसीलियन की जो ग्रोथ आई है, ठीक ना, कल्चर में, तो उसको क्या करेंगे आप फिल्टर करेंगे, फिल्टर करने के बाद उसमें से एंटीजन को प्रिपेयर ये एक्सट्रैक्ट करेंगे, देन इसके बाद उसको जो है तो आप प्रिपेयर करने के बाद उसमें इंसर्ट करेंगे। ये पूरी साइंटिफिक प्रोसेस होती है तो उसमें हम नहीं जाएंगे, सिर्फ आप इतना समझ के रखिए, ठीक है। A positive हिस्टोप्लाज्मिन स्किन टेस्ट इंडिकेट द पास्ट और प्रेजेंट इन्फेक्शन, मतलब कि जो अगर पॉजिटिव आता है तो ये पास्ट या कि प्रेजेंट इन्फेक्शन को बताएगा, लेकिन आप यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकती हैं कि ये एक्टिव या कि पास्ट इन्फेक्शन है, सिर्फ ये इंडिकेट बस करेगा। क्लियर। इसके लिए आप एक मॉलिक्यूलर मेथड भी यूज कर सकती हैं, PCR से भी आप इसके एंटीजन को या एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर सकती हैं। कुछ इस तरीके से मेथड की जाती है तो आप देख सकते हैं। क्लियर। तो इट वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर, होप सो आपको समझ में आया होगा हिस्टोप्लाज्मा या कि हिस्टोप्लाज्मोसिस। आपके माइंड में अगर किसी पर क्वेश्चन जनरेट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक ना। इवन हम हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं, कंफ्यूजन छोड़ते ही नहीं है। अगर जहां भी आपके माइंड में अगर इस तरीके से क्वेश्चन जनरेट हो कि नहीं और थोड़ी सी डीप पढ़ाइए और थोड़ी एक्सप्लेन करिए, तो यू शुड आस्क। क्लियर। थैंक यू सो मच।